हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने 3 संस्कृत पाठ 13 विश्व शांति की व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है और समझा है। यदि आपने इसकी व्याख्या नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखिए। आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व शांति के प्रश्न उत्तर पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसमें मौखिक के दोनों प्रश्नों को और लिखित के 3 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे सभी वीडियो लेक्चर का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आइए सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तरम वदत्, एक शब्द में हमको उत्तर देना है। को प्रश्न है शत्रु राज्यानि किम वर्धयन्ति, शत्रु राज किसकी वृद्धि कर देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कलहम हैं। ख प्रश्न है अनेकेषु राज्येषु परस्परम किम प्रचलति, अनेक राज्यों में अभी क्या प्रचलित है, क्या चल रहा है? तो अनेक राज्यों में अभी शीत युद्ध चल रहा है। अगला प्रश्न है हमारे पास सर्वे किम त्यजेयुः, सभी लोगों को किसकी त्याग कर देनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू स्वार्थम, यानी कि मनुष्य को अपने स्वार्थ की त्याग कर देने चाहिए। कलह को वृद्धि करने के 2 सशक्त कारण हैं, द्वेष और दूसरा है असहिष्णुता। ये प्रश्न भी आपको मिलेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घ प्रश्न है बैरेण कस्य शमनम असंभवम, बैर से किसकी शांति असंभव है? तो बैर से बाबू, बैर से बैर कभी शांत नहीं हो सकता, बैर से हमें कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। तो बैर से किसकी शांति असंभव है? तो बैर से बैर की शांति असंभव है, बैर से कभी शांति नहीं मिल सकती है। अंगा प्रश्न है क्रियाम बिना किम भारः, क्रिया के बिना क्या भार के समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानम भारः क्रिया बिना, यानी कि क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्ययम विभागम वदत्, यानी कि हमको प्रत्यय के संबंधित प्रश्न है, हमको प्रत्यय बताना है। जिसमें से पहला शब्द है नीति। ये हमारा मूल शब्द है नी और इसमें लगा है कित। आपको हमने नीति श्लोका के पार्ट 2 में इसकी बहुत ही अच्छे से चर्चा किया है। हमने कुछ इंपोर्टेंट प्रत्यय और संधि विच्छेद का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे हम केवल हिंट्स के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। कित्न प्रत्यय है बाबू, कित्न का अंत में तीह शेष रहता है और यह भावाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो नीति में हमारा कौन सा प्रत्यय है? कित्न प्रत्यय है। अगला शब्द है हमारा उक्तम, जिसमें मूल धातु है वच और इसमें लगा है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय के बारे में हमने मंगलम के पार्ट 2 में बताया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। वहां पे हमने बताया था कि कत प्रत्यय का पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम शेष रहता है। तो देखिए उक्तम में अंत में तम शेष है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कत प्रत्यय लगा है। अगला शब्द है हमारे पास दृष्टवा और इसका मूल धातु है हमारा दृश्य और इसमें लगा है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय के बारे में हमने दयानंद के पार्ट 2 में बताया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कत्वा का अंत में त्वा शेष रहता है, तो दृष्टवा में हमको मूल प्रत्यय है कत्वा। अगला शब्द है हमारा शमनम, जिसमें मूल धातु शम और इसमें लगा है ल्यूट प्रत्यय। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कलम और कॉपी उठा लीजिए। अभी तक हमने ल्यूट प्रत्यय के बारे में नहीं बताया है, जो यहाँ पे हम बता रहे हैं। ल्यूट प्रत्यय का अंत में अन शेष रहता है
और ल्यूट प्रत्यांत शब्द यानी कि ल्यूट प्रत्यय से जो शब्द अंत होते हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमको पठ धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाना है तो ये बढ़ेगा पठन, पठ में जोड़ेंगे अन तो पठन, और यह ल्यूट प्रत्यांत शब्द नपुंसक होते हैं इसलिए यहाँ पे हम लगा देंगे म तो पठेनम। लिख में जोड़ेंगे हम लोग ल्यूट तो बनेगा लेखेनम। तो उसी तरह समनम में क्या लगा है बाबू, ल्यूट प्रत्यय लगा है। अगला है हमारा आश्रित्य और इसमें आ उपसर्ग है, श्री मूल धातु है और इसमें लगा है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय के बारे में भी हमने मंगलम के पार्ट 2 में बताया है। वहां पे हमने बताया था कि जब भी ल्यप प्रत्यय आएगा धातु से पूर्व उपसर्ग का आना अनिवार्य है। जैसे हमारे पास प्र उपसर्ग है और इसमें हस्य धातु और ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा प्रहस्य। तो आश्रित्य में हमारा मेन प्रत्यय क्या है बाबू, ल्यप प्रत्यय है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग लिखित के प्रश्नों को देखने वाले हैं। लिखित का पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, यानी हमें संस्कृत भाषा में इसका आंसर देना है। क प्रश्न है अशांति सागरस्य कूल मध्यासीनः कः दृश्यते। अशांति के महासागर के मध्य में किसको देखते हैं हम लोग, तो अशांति सागरस्य कूल मध्यासीनः संसारः दृश्यते। अशांति के महासागर में हम लोग पूरे संसार को देख रहे हैं। अगला प्रश्न है अद्य विध्वंसकानि कानि आविष्कृतानि सन्ति। आज विध्वंसकारियों के रूप में किसका आविष्कार हो चुका है, तो अद्य विध्वंसकानि अस्त्राणि आविष्कृतानि सन्ति। आज अनेक अस्त्र जो विध्वंसकारी हैं उसका आविष्कार हो चुका है। अगला प्रश्न है अशांतेः कारणद्वयं किम अस्ति। अशांति के कारण हैं जो दो हैं वो क्या हैं, तो अशांति के दो कारण हैं बाबू, एक द्वेष और एक असहिष्णुता। च अशांति कारण द्वयम्, अशांति के दो कारण द्वेष और असहिष्णुता हैं। अगला प्रश्न है असहिष्णुतां का जन्यति। असहिष्णुता से किसका जन्म होता है, तो असहिष्णुतां द्वेषः जन्यति। असहिष्णुता से द्वेष की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है बाबू कह बलपूर्वकम निवारणीयः। किसको बलपूर्वक निवारण कर देना चाहिए, तो स्वार्थोपदेशः बलपूर्वकम निवारणीयः, यानी कि स्वार्थ है, जिसके मन में स्वार्थ है उसको बलपूर्वक उसका निवारण कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है बाबू अधोलिखित पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगं कुरुतः। यानी नीचे जो शब्द दिया गया है उस शब्द से हमें वाक्य निर्माण करना है। पहला शब्द है अयम, तो सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं बाबू। अयम का अर्थ होता है यह पुल्लिंग शब्द है। अयम पुल्लिंग है, इयम स्त्रीलिंग है, इदम नपुंसक लिंग है। तीनों का अर्थ होता है यह। अयम पुल्लिंग है तो अयम बालकः अस्ति, यह बालक है। बालकः के जगह पर आप अश्वः, श्वानः कुछ भी ले सकते हैं जो पुल्लिंग जाति से संबंधित है, क्योंकि अयम पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। अगला शब्द है अशांति। वैरेण अशांति जायते, वैर से अशांति उत्पन्न होती है। वैरेण तृतीया विभक्ति जहां सी लगा हुआ है तो वैरेण यानी बैर से अशांति होती है। आप जब वाक्य निर्माण करें तो मूल शब्द जिससे हमें वाक्य बनाना है वो हमें वाक्य में प्रयोग हो जानी चाहिए।
हमने जो बताया है उससे आप अलग भी आप वाक्य बना सकते हैं। अगला हमारे पास शब्द है मैत्री। अगला शब्द है बाबू मैत्री, माने दोस्ती। कृष्ण सुदामा मैत्री विख्यात अस्ति। कृष्ण और सुदामा की मित्रता विख्यात है। आप कृष्ण से सुदामा की जगह पर भारत नेपाल मैत्री विख्यात अस्ति आप कुछ भी लिख सकते हैं। मोहन सोहना मैत्री विख्यात अस्ति। मोहन और सोहन का मित्रता विख्यात है। उत्कर्षम, उत्कर्षम मतलब होता है बाबू उन्नति, वृद्धि। तो सदाचारम उत्कर्षम मन्यते, यानी सदाचार से उन्नति होती है ऐसा माना जाता है। प्रेरकः, ये आपके पाठ से संबंधित हमने वाक्य ले लिया है। राजनीतिज्ञः भेदभावस्य प्रेरकः सन्ति। राजनीतिज्ञ जो है, राजनेता भी है, वो भी हमारे अंदर स्वार्थ की भावना को जागृत कर देते हैं, वो भी हमें भेदभाव की ओर अग्रसरित कर देते हैं। परोपकार, आप लोग अपने स्कूल में जाते हो तो स्कूल के कई भवनों के द्वार पे लिखा रहता है परोपकार परमो धर्मः अस्ति, यानी उसी को हमने ख्याल में रखते हुए बना लिया है परोपकार परमो धर्म, यानी परोपकार जो है सबसे परम धर्म है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुतः, यानी संधि से संबंधित प्रश्न है। संधि के बारे में हमने आपको 2 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक मंगलम का पार्ट 2 और एक 9th क्लास का एक वीडियो है जिसमें हमने संधि के बारे में बताया है। आप उस वीडियो को जरूर विजिट करें, आप उसको जरूर देखें। यहाँ पे हम केवल आपको उसी लिंक से संबंधित जो यहाँ पे शॉर्ट में बताएंगे वहां पे विस्तृत रूप से आपको बताया है। परोपकारः, इसका संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार। यह हमारा स्वर संधि का एक भाग है। गुण संधि ओ गुण संधि है, यह गुण संधि है। गुण संधि में एक नियम है बाबू, यदि अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे पर ओ आया और यहाँ पे है ऊ, ओ और ऊ मिल के क्या बनाएंगे बाबू ओ। तो देखिए र में ओ लग गया है ओ, तो शब्द बना है परोपकार। अगला हमारा इसी गुण संधि से ही संबंधित है कि यदि अ आ के बाद उ आएगा तो ओ में बदल जाएगा। तो देखिए निवारण अ और उ र में ओ बना देंगे तो निवारणोपायश्च। कोई दिक्कत बाबू? अगला है हमारे पास विश्वसनापि अपि, तो अपि को हमने अलग कर दिया है। विश्वसन धन अपि। उक्तंच उक्तम धन च। कोई दिक्कत? अगला शब्द है हमारे पास बाबू भौतीति। ये हमारा स्वर संधि में एक और संधि आता है दीर्घ संधि। हमने बताया है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं, उसी एक भेद का नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में 2 समान स्वरों का मेल होता है। कैसे बाबू? कि यदि छोटी ई और छोटी ई मिलेंगे तब भी बड़ी ई छोटी ई मिलेंगे तब भी बड़ी ई बनेंगे। दोनों बड़ी ई और बड़ी ई होंगे तब भी बड़ी ई। तो देखिए यहाँ पे ई और ई मिलेंगे तो बड़ी ई बनेंगे। तो देखिए भौती धन इति, तो यहाँ पे तो में बड़ी ई की मात्रा लग गई है तो भौतीति। अगला शब्द है हमारे पास वसुधैव। वसुधैव, तो इसका संधि विच्छेद बनेगा वसुधा धन एव। ये वृद्धि संधि है जो स्वर संधि का ही एक भाग है। वहां पे हमने बताया है कि यदि अ या आ के बाद यदि ए या ऐ आता है तो ओ ऐ में बदल जाता है। तो देखिए वसुधा का आ और ए, आ और ए मिलके क्या बनाएंगे ऐ, और ऐ की मात्रा होती है 2, तो वसुधैव। सी में बाबू यदि एक धन एक यानी एक
क, इसका अ और ए तो शब्द बन जाता है एकैक। आइए अगला शब्द है हमारे पास जीवने अनिवार्यम। ये जो एस धारा दिखाई देता है इसको अवग्रह पढ़ते हैं जिसका उच्चारण अ होता है। बस कुछ नहीं करना है, इस अवग्रह के जगह पर हमने क्या लिख दिया है अ, तो अलग अलग शब्द बनेगा जीवने अनिवार्यम। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, जिससे हम इसके पार्ट 2 लाने के लिए एक्साइटेड हूं। आपके कमेंट और शेयर हमें उत्साहित करते हैं। फिर मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।